हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप सभी ठीक होंगे। जय श्री कृष्णा, मोस्ट वेलकम आपका। आज हम एक नई सीरीज करंट अफेयर्स को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। बात करते हैं आपका अपने आपके चैनल PPGS के अंदर मोस्ट वेलकम है, मोस्ट हार्दिक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहले हम बात करते हैं, विश्व युवा दिवस मनाते हैं। देखिए आज ही के दिन यानी आज के दिन हम विश्व युवा दिवस मनाते हैं। विश्व युवा दिवस यानी 12 अगस्त को हम विश्व युवा दिवस मनाते हैं। वहीं भारत के अंदर युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, जिस दिन हम स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाते हैं। लेकिन यहाँ आज हम बात कर रहे हैं विश्व युवा दिवस, जो कि 12 अगस्त को मनाया जाता है। बहुत अच्छी बात है। अगर इस विश्व युवा दिवस की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा युवा कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा युवा पूरे विश्व में भारत में है। अब भारत में जो युवा काउंट करते हैं किस एज से किस एज तक, लगभग भारत में युवा 15 से 30 साल तक के जो युवा हैं उनको हम युवा मानते हैं। यानी भारत सरकार काउंट करती है जिनकी एज 15 से 30 साल के बीच है, उनको युवाओं की श्रेणी में रखा जाता है। नंबर 2 पोजीशन में जाते हैं चाइना, जिनके अंदर चाइना के अंदर युवाओं को माना जाता है जिनकी एज 15 से 35 साल तक होती है, उनको युवा चाइना मानती है। तो आप देख रहे हैं कितने अधिक युवा हैं हमारे भारत में। कोरोना मरीज का आंकड़ा, अब अगला न्यूज़ आपके सामने करंट टॉपिक। लगभग कोरोना मरीज की हम बात करें 23 लाख मामले अपने भारत में हो चुके हैं। बहुत तेज़ी से इसका संक्रमण फैल रहा है, लेकिन बहुत अच्छी बात है। लगभग डेथ रेट की बात करें 2% ही डेथ रेट है। 23 लाख मामले अपने भारत में हो चुके हैं। अगली बात, महाराष्ट्र के राज्य महाराष्ट्र और तमिलनाडु प्रथम पोजीशन, 2 पोजीशन, 2 राज्यों के। सबसे ज़्यादा बात करें महाराष्ट्र में, उसके बाद तमिलनाडु के अंदर। अब रूस कहाँ पीछे रहने वाला था? रूस लाया कोरोना की वैक्सीन। अब इतनी बड़ी डिफिकल्ट स्थिति में रूस कोरोना की वैक्सीन लेके आ गया है, जिसका नाम उन्होंने अपने रखा है स्पुतनिक वी। याद रखेंगे, रूस के द्वारा जो कोरोना की वैक्सीन लाई गई उसका नाम स्पुतनिक वी रखा गया है अपने उपग्रह के नाम के ऊपर। और पहला टीका रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनकी जो बेटी है, बेटी को पहला डोज यानी पहला टीका उनकी बेटी को लगाया गया है। इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखेंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति चुनाव, देखिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति चुनाव जो कि 4 साल में होते हैं, अमेरिका में होते हैं, जो कि इस बार नवंबर में होने वाले हैं। तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति चुनाव के अंदर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, इस डेमोक्रेटिक पार्टी ने कमला देवी हैरिस, याद रखेंगे कमला देवी हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अब कमला देवी हैरिस मूल रूप से भारतीय मूल की है, लेकिन जब पिछले साल आर्टिकल 370 हटाया गया था तो इस कमला देवी हैरिस ने उसका विरोध भी किया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। रूस की कोरोना वैक्सीन पर CSIR ने जताया संदेह। देखिए जब भी ये, हालांकि वैक्सीन रूस लेके आ गया है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, इसका जो 3 फेज़ है उसके आंकड़े पर्याप्त नहीं है। 3 फेज़ का मतलब होता है जब कोई वैक्सीन आती है तो तीसरे फेज़ के अंदर हज़ारों लोगों पर उसका प्रयोग किया जाता है और वो प्रयोग भी लंबे समय तक चलता है। जबकि चीन ने उस तीसरे फेज़ के आंकड़े प्रदर्शित नहीं किए हैं और इतनी जल्दी से ये काम किया है कि हम उस पर ऊपर ये नहीं कह सकते कि जो ये वैक्सीन है इसका रिजल्ट क्या रहेगा, यानी इसको लगाने से क्या रिजल्ट आएगा, उसके ऊपर ज़्यादा आंकड़े नहीं है। हो सकता है इसका कोई साइड इफेक्ट भी हो, क्योंकि रशिया ने बहुत जल्दी की है, तो इसको लेकर संदेह जताया है। 17 अगस्त को भारत नेपाल बातचीत कर सकते हैं। लगभग भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से राजनीतिक गतिरोध बना हुआ है और कोई बातचीत भी नहीं हो रही है लगभग 9 महीने से। लेकिन आगामी 17 अगस्त को भारत व नेपाल दोनों के बीच बातचीत हो सकती है और बातचीत का एजेंडा ये है कि भारत काफ़ी अधिक नेपाल की सहायता कर रहा है, आर्थिक सहायता कर रहा है। नेपाल के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिन्हें भारत सरकार आर्थिक सहायता दे रहा है। उसी मसले पर दोनों देश पास बैठेंगे। अभी हाल ही के अंदर भारत और नेपाल के बीच आपने देखा होगा कि सीमा विवाद यानी सीमा को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था और इसकी जड़ में मान रहा हूँ, मुख्य रूप से जड़ चाइना है। चाइना हमारे पड़ोसी देशों को बहका रहा है भारत के खिलाफ। जन्माष्टमी उत्सव मनाया जा रहा है धूमधाम से। अब मैं कहूँ धूमधाम से तो नहीं मनाया जा रहा है। इस बार जन्माष्टमी 11 व 12 2 दिन मनाई जा रही है और धूमधाम तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि कोरोना की वजह से कोई भी त्यौहार बड़ी धूमधाम से नहीं मनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी जय श्री कृष्ण। अगला है संजय दत्त, बड़ी अच्छी खबर नहीं है। संजय दत्त को स्टेज 3 का लंग कैंसर हुआ। संजय दत्त को स्टेज 3 का लंग कैंसर हो गया है। कल ही उन्होंने एक अपना पोस्ट डाली थी, कहा था कि मैं कुछ दिन मूवी से आराम कर रहा हूँ और अपने इलाज के लिए अमेरिका रवाना हो गए हैं। उससे पहले अगर हम देखें संजय दत्त के परिवार में उनकी मां नरगिस, उनकी मौत भी कैंसर की वजह से हुई थी और संजय दत्त की पूर्व पत्नी ऋचा शर्मा, उसकी डेथ भी या उसकी मृत्यु भी कैंसर से हुई थी। अभी हाल ही में संजय दत्त ने अपना 61वां जन्मदिन अभी सेलिब्रेट किया था, अभी मनाया था। मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब का 70 साल की उम्र में कोरोना के कारण डेथ हो गई है। अभी 2-3 दिन पहले की खबर है, उनको हॉस्पिटल में
एडमिट किया गया, तो उन्होंने पोस्ट किया था कि जल्दी मैं कोरोना से जीत कर बाहर निकलूँगा, लेकिन बड़े दुख की बात 70 साल में उनका निधन हो गया है। बेंगलुरु के अंदर सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन कई बार सोशल मीडिया पर हमारी नेगेटिव खबरें फैल जाती हैं। ऐसा हुआ भी कि बेंगलुरु में सोशल मीडिया पोस्ट है, कांग्रेस के विधायक श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे हैं, उन्होंने क्या कर दिया, पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर कोई पोस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से डाल दी। इस चीज़ को लेकर बेंगलुरु में हिंदू मुस्लिम एक प्रकार से कुछ दंगे भड़क गए, जिसमें 3 या 4 लोग मर गए, काफ़ी पुलिस वाले भी जख्मी हुए। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सब बेंगलुरु के अंदर धारा 144 पे लगा दी गई है। सचिन पायलट की घर वापसी, काफ़ी दिन राजनीतिक ड्रामा चला और उस राजनीतिक ड्रामा के अंदर सचिन पायलट की राहुल गांधी प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई और उसके बाद सचिन पायलट वापस सेफ लैंड हो गए हैं, अपनी यानी अपनी पार्टी के अंदर वापस लौट आए हैं। चल देखते हैं आगे क्या होता है। प्रणब मुखर्जी की हालत स्थिर, देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति, उनकी हालत अभी स्थिर बनी हुई है। आप सोच रहे हैं कैसे, वेंटिलेटर पे हैं, 24 घंटे पहले ही ब्रेन सर्जरी करवाई थी, ब्रेन सर्जरी के बाद उनकी हालत अभी स्थिर बनी हुई है और हम दुआ करते हैं प्रभु उनको बचाए, एक अच्छे इंटेलिजेंट आदमी है। नेक्स्ट, शाह फैजल ने राजनीति को कहा अलविदा। शाह फैजल 2009 के IAS के अंदर एग्जाम, UPSC के एग्जाम के अंदर टॉप किया था, लेकिन कुछ समय बाद ही राजनीतिक बुखार इनको चढ़ गया और राजनीतिक बुखार चढ़ने की वजह से इन्होंने उससे रिज़ाइन दे दिया और JKPM पार्टी बना ली और कहा कि मुस्लिमों के लिए ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन पिछले साल सारी राजनीतिक परिस्थिति बदल गई जब भारत सरकार ने आर्टिकल 370 हटा दिया। काफ़ी दिन अभी ये एक प्रकार से क्वारंटाइन रहे। अब जैसे बाहर निकले तो राजनीति को इन्होंने टाटा कह दिया, अलविदा कह दिया और ये कहा कि मैं अब राजनीति नहीं कर सकता, मैं राजनीति के लिए नहीं बनाऊँ, क्योंकि हो सकता है अंदर रहे तो सारी चीज़ समझ गए होंगे। तो वो सोचा भाई ये तो लाइफ बड़ी मुश्किल है, तो इन्होंने शाह फैजल साहब ने राजनीति को अलविदा कह दिया है। आई होप सारा का सारा करंट टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। वंदे मातरम, लाइक शेयर सब्सक्राइब।